We are going to start the second chapter of geography: land, soil, water, natural vegetation, and wildlife resources. Today we are going to cover this chapter. पहले एक छोटा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि कैसे कैसे रिसोर्सेज चेंज होने से लोगों की लाइफ पे भी असर पड़ता है। केस स्टडी दिया हुआ है कि एक लड़का माम्बा था, तंजानिया अफ्रीका में एक विलेज है वहाँ का। तो वो सुबह पानी लेने जाता था बहुत दूर, कुछ घंटों में वापस आता था। मतलब पानी लेके आते आते उसको कुछ घंटे लग जाते थे। फिर वो अपनी माँ की मदद करता था घर में, फिर अपने भाई की मदद करती थी। और अब गोट्स के मतलब जो उसके घर में पाला हुआ था उसको केयर करने में। और उसके पिता कुछ मेज वगैरह, बीन्स वगैरह वहाँ पे रोपते थे और उसी से वो लोग खाना खाते थे। लेकिन वो पूरा नहीं हो पाता था, मतलब साल भर के लिए वो खाने के लिए भी, अपने खाने के लिए भी खाना नहीं उगा पाते थे। और वहीं एक पीटर रहता था न्यूजीलैंड में, जो कि सिप रीयरिंग रीजन है। वहाँ पे सिप्स अच्छे तरीके से रह पाते हैं, वो अच्छे तरीके से अपने ऊल को ग्रो करते हैं। तो वहाँ पे अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी अवेलेबल थे और उस तरीके से वो उसके अंकल वगैरह जो ऊल प्रोसेसिंग से कमाई करते थे। और वो ऑर्गेनिक फार्मिंग भी अपने घर के बगल में कर लेते थे और उससे वेजिटेबल्स भी खा लेते थे। तो ये दो डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड का अलग अलग रिसोर्सेज का मतलब दिया हुआ है कि कैसे रिसोर्सेज अलग होने से लाइफ बहुत डिफरेंट हो जाती है। और जो वर्ल्ड में जो भी अंतर आता है, हर जगह 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 पे आप लोग देखोगे कि अंतर होता है, सेम नहीं होता है वहाँ का रहने का तरीका, बोलने, खाने पीने, हर चीज़ में। क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, जैसे क्वालिटी ऑफ लैंड, नेचुरल वेजिटेशन वहाँ का कैसा है, एनिमल्स, टेक्नोलॉजी कैसी वहाँ पे अवेलेबल है। ये सब जैसे जैसे चेंज होता है रिसोर्सेज, वैसे वैसे जगह भी एक दूसरे में अंतर हो जाती है। और अब हम लोग पढ़ने वाले पहले लैंड के बारे में। तो चारों टॉपिक्स को, सॉरी 5 टॉपिक्स को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, उसके बारे में, वो क्या होता है, उससे कि क्या क्या बैड यूज़ किए जा रहे हैं जिसकी वजह से वो डिप्लीट किया जा रहा है, वो एक्सटिंक्शन के कगार पे है, या सॉइल इरोजन, लैंड डिप्लीशन वगैरह वगैरह जो भी है वो हम लोग पढ़ेंगे। और वो उसको रोकने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं वो भी हम लोग पढ़ेंगे। पहला है लैंड। तो लैंड इज़ अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि 90% मतलब सॉरी 30% ऑफ द टोटल एरिया अर्थ का सरफेस है। और क्योंकि लैंड सबसे ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे ही हम लोग रहते हैं, यहीं पे हम लोग खाने के लिए उगाते हैं, यहीं पे सारा काम और व्यापार वगैरह होता है मोस्टली। और अर्थ का टोटल सरफेस जितना है उसका 30% अप्रॉक्स लैंड कवर करता है। उसमें से बहुत छोटा परसेंटेज नॉन हैबिटेबल है, वहाँ रहा नहीं जा सकता है, जैसे डेजर्ट्स वगैरह हो गए, या बहुत ही घना खतरनाक जंगल वगैरह हो गया। और हो सकता है कहीं लैंड पे ग्लेशियर है बहुत बड़ा, वहाँ भी नहीं रह सकते हैं। तो ऐसे तो एक फैक्ट दिया हुआ है बगल वाले बॉक्स में कि 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्यूपाइज ओनली 30% ऑफ द लैंड एरिया। और वो बाकी 10%, बाकी 70% लैंड में जो थोड़ा बहुत थोड़े थोड़े कुछ कुछ लोग रह रहे हैं, कहीं आदिवासी रह रहे हैं, कहीं कोई लोग रह रहे हैं, मतलब बहुत कम पॉपुलेशन वहाँ रहती है। लेकिन जो 30% लैंड है उसी में 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज लिविंग nowadays. So the uneven distribution of population in different parts of the world is due to the climate and land. अब ऐसा क्यों होता है? 90% 30% एरिया में ही क्यों रहती है? क्योंकि
लैंड और क्लाइमेट उस 30% एरिया में सुटेबल होता है फॉर द लिविंग, मतलब आसानी होती है वहाँ पे रहने में, काम करने में, या हर चीज़ में वहाँ पे आसानी होती है, इसीलिए 90% लोग वहीं पे रह रहे हैं। हमारे लैंड में बहुत तरह की जियोग्राफिकल चेंज होते हैं, माउंटेन्स जगह जगह पे, कहीं पे फिर पठार है, कहीं पे फिर स्लोपी रीजन है, कहीं पे फिर प्लेन आ गया रीजन, कहीं पे वाटर कम है। तो ऐसे करके बहुत सारे कोई डेजर्ट एरिया है, कहीं पे फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है, अनहैबिटेटेड एरिया है वहाँ पे, इसलिए जानवर वगैरह ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसे करके बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड है। और जो प्लेन होता है, जो रिवर के वैली में होता है, जो रिवर के पास में जो प्लेन एरिया होता है, वही सबसे सुटेबल लैंड होता है एग्रीकल्चर के लिए, इसीलिए सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वहीं पे होती है। जैसे कि पटना भी गंगा के किनारे बसा हुआ है, तो पटना जब पाटलिपुत्र, मतलब इसका बहुत पुराना हिस्ट्री है कि यहाँ पे लोग रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नदी यहाँ से गुजर रही थी, तो यहाँ पे लैंड कल्टीवेशन के लिए, यहाँ एग्रीकल्चर के लिए बहुत आसान है। जैसे कि एक फिगर दिख रहा होगा, ऑस्ट्रिया का दिया हुआ है साल्ज़बर्ग का, उसमें बहुत सारा चीज़ दिख रहा होगा कि जंगल भी है छोटा छोटा, कहीं कहीं पे फिर खेत है, प्लेन लैंड है, वहाँ पे खेती होती होगी, फिर घर भी है, फिर वहाँ बीच से नदी भी जा रही है। तो मतलब कि लैंड का बहुत तरीके से यूज़ हो रहा है, वही दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो अब हम लोग जानते हैं कि लैंड यूज़ का मतलब क्या होता है, या लैंड यूज़ क्या, उससे हम लोग समझ सकते हैं। तो लैंड बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है, फॉरेस्ट के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, माइनिंग के लिए, घर बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, और यही सब चीज़ों को बेसिकली लैंड यूज़ कहा जाता है। तो अब यूज़ ऑफ लैंड किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो वो फैक्टर्स दिए हुए हैं कुछ, जैसे टोपोग्राफी सॉरी टोपोग्राफी मतलब जो ज्योग्राफी है उस एरिया का, कैसा रीजन है वो, उसको कहा जाता है, सॉइल वहाँ का, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ये सब जियोग्राफिकल मतलब नेचुरल फैक्टर्स हुए। और कुछ ह्यूमन फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी और पॉपुलेशन वहाँ पे कैसी है, तो उस बेसिस पे यूज़ का, लैंड यूज़ डिटरमाइन किया जाता है, लैंड यूज़ करने का तरीका। लैंड यूज़ का मतलब, लैंड यूज़ करने का तरीका मतलब। अब हम लोग जानते हैं कि लैंड को दो बेसिस, मतलब ओनरशिप के बेसिस पे दो भाग में डिवाइड किया गया, प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड जो इंडिविजुअल ओन करते हैं, और कम्युनिटी लैंड जो है कम्युनिटी ओन करती है फॉर द कॉमन यूज़, जो सबको पूरे कम्युनिटी को सर्व करती है, जैसे फ्रूट रोपना, नट्स रोपना, फॉडर मतलब चारा, और मेडिकल जो हर्ब्स होते हैं उसको रोपना, ये सब कल्टीवेट करने के लिए जो लैंड यूज़ किया जाता है उस, और जो पूरे कम्युनिटी में ओन किया जाता है, कम्युनिटी के द्वारा ओन किया जाता है, उसको कम्युनिटी लैंड कहते हैं, या फिर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स कहते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिमांड्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन लैंड की अवेलेबिलिटी तो लिमिटेड है, वो तो 30 से 40 हो नहीं सकता है, वो तो 30 का 30% रहेगा। और क्वालिटी जगह जगह पे डिफ़र करती है, तो बहुत इससे भी और परसेंटेज कहा जा सकता है कि कम हो जाएगा, जो सूटेबल लैंड है फॉर एग्रीकल्चर के बेसिस पे देखा जाए तो। और ऊपर से कॉमर्शियल एरिया, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए अर्बन एरियाज़ में, ये सब करने के लिए लैंड को इंक्रोच किया जा रहा है, मतलब वहाँ पे गलत तरीके से वहाँ पे ये सब बनाया जा रहा है। और
इससे हम लोग देख सकते हैं कि कितना कल्चरल चेंज आ गया है हमारे सोसाइटी में, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं लैंड डिग्रेडेशन के, लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन। ये सब बहुत सारा थ्रेट है जो इन्वायरमेंट के लिए है और जो हमारे लिए भी है। तो जो एग्रीकल्चर, जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो एग्रीकल्चर का डिमांड बढ़ रहा है, कंस्ट्रक्शन का भी एक्टिविटी बढ़ रहा है, इन सब वजह से ये सब ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि एग्जांपल में दिया हुआ है यहाँ पे कि कैसे पहले ज़माने में बहुत कम पेड़ वगैरह हुए, मतलब पेड़ भी होते थे, छोटे छोटे घर होते थे और बगल में खेती हो रहा है। फिर यहाँ इसमें देख सकते हो कि गांव में बिजली आ गई है, लैंड का कम ही यूज हो रहा है, लेकिन फिर भी अब एग्रीकल्चर के लिए थोड़ा सा ये बढ़ रहा है यहाँ पे, क्योंकि देख रहे हो ट्रैक्टर से जुताई हो रहा है यहाँ पे, तो यानी इस पे भी कुछ रोपा जाएगा। फिर इधर आके देखो तो थर्ड में फिर सब रोड बन गए, पक्के पक्के घर बन गए, बहुत कम पेड़ है यहाँ पे, बस एक छोटा सा गार्डन टाइप का है। फिर यहाँ पे अब बस प्लेग्राउंड, एक आध पेड़ वेड़ बचा है बस, बाकी पूरा बिल्डिंग रोड गाड़ी वगैरह से भर चुका है। तो इस तरीके से चेंज हुआ है हमारा लैंड यूज। अब हम लोग देखते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज कैसे किया जा सकता है। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हम लोग जानते हैं कि डिमांड भी बढ़ रहा है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो फॉरेस्ट कवर रीजन था उसको हटाया जा रहा है। फिर और बहुत सारे घर वगैरह बन रहे हैं, तो एग्रीकल्चरल लैंड को भी यूज किया जा रहा है। और तो फिर अब एग्रीकल्चर लैंड तो मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है और बढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो फिर फॉरेस्ट काटा जाता है। इस तरीके से फॉरेस्ट ही सबसे ज़्यादा कट रहे हैं और इससे नेचुरल रिसोर्स लूज करने का बहुत बड़ा फियर हम लोगों में क्रिएट होता है, और वो हो भी रहा है एक तरीके से। तो कुछ कुछ जो काम किया जा सकता है टू कंजर्व द लैंड रिसोर्स आर एफॉरेस्टेशन, लैंड reclamation, regulated use of chemical pesticide and fertilizers, checks on overgrazing और वगैरह। बहुत सारे ऐसे ऐसे कुछ कुछ तरीके होते हैं जिससे हम लोग लैंड को कंजर्व कर सकते हैं। तो आप लोग समझ ही रहोगे कि पेस्टिसाइड का कम यूज करना ताकि सॉइल इरोजन ना हो, ये सब ना हो। फिर एफॉरेस्टेशन, जंगल बनाना, एक तरीके से मैन मेड तरीके से ही जंगल बनाना, पेड़ वेड़ वहाँ ज़्यादा रोप के और उस एरिया को कंजर्व करना, ये सब कॉमन तरीके हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं सॉइल के बारे में। तो सॉइल इज द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ which is linked to the लैंडफॉर्म्स, जो कि डिटरमाइन करता है कि कैसा सॉइल है वहाँ का। अब सॉइल बना होता है वैसे ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल और रॉक्स जो टूटे फूटे होते हैं उससे मिलके, और सॉइल बनने में बहुत साल लगते हैं। तो ये वेदरिंग प्रोसेस से होता है। वेदरिंग अब क्या होता है? Weathering is the process of breaking up and decay of exposed rocks by the temperature change, frost action, plants, animals and human activity। और जो सॉइल फर्टाइल होती है वो राइट मिक्सचर ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर से बनती है। तो हम लोग देखते हैं कि सॉइल कैसे कैसे होता है। ये आप फिगर देख रहे होगे सॉइल प्रोफाइल का। सॉइल प्रोफाइल का फिगर में ऊपर है जो टॉप सॉइल है, ह्यूमस और जिसमें वेजिटेशन किया जा सकता है। फिर उसके नीचे सब सॉइल है जो इसमें मिट्टी और रेत वगैरह मिली हुई है। फिर उसके नीचे जो रॉक विदर हो गया है, मतलब जो विदरिंग हम लोगों ने पढ़ा कि मिट्टी पत्थर का जो टूटना टेम्परेचर क्लाइमेट की
कांटेक्ट में आने की वजह से वो हो चुका है, मतलब पत्थर टूट के हल्के कण में बदल चुका है, तो वो वहाँ पे है। और सबसे नीचे में पेरेंट रॉक है। तो अब सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है? तो सॉइल फॉर्मेशन मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर वगैरह मिलके बना होता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि फैक्टर क्या क्या अफेक्ट करते हैं सॉइल फॉर्मेशन में। तो जो मेजर फैक्टर्स हैं वो ये है कि पेरेंट रॉक का नेचर क्या है और क्लाइमेटिक फैक्टर क्या है। तो जैसे जैसे ये नेचर, पेरेंट रॉक का, क्लाइमेटिक फैक्टर, टाइम वगैरह, एल्टीट्यूड, स्लोप, ये सब चेंज होगा, फ्लोरा फौना वहाँ का, ये सब जैसे जैसे चेंज होता है वैसे वैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स बनते हैं। जैसे हम लोगों को पता है कि सॉइल बहुत तरीके के होते हैं, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, एल्यूवल सॉइल वगैरह वगैरह। तो इन सब कारण की वजह से सॉइल फॉर्मेशन में चेंजेज आते हैं और उसकी वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल बनता है। पहला है कि पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक में ये डिटरमाइन करता है कि कैसा कलर होगा मिट्टी का, टेक्सचर कैसा होगा, कैसा उसके अंदर कंटेंट है, उसके अंदर कैसा मिनरल वगैरह है, उसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, एसिडिक है, बेसिक है, ये सब भी पेरेंट रॉक पे ही डिपेंड करता है। क्लाइमेट, क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल, इन्फ्लुएंस, जो रेट ऑफ विदरिंग है, ये सब हुआ क्लाइमेट के अंदर, जो अफेक्ट करता है सॉइल फॉर्मेशन में। फिर एल्टीट्यूड वहाँ का कैसा है, स्लोप कैसा है, वो सब भी डिटरमाइन करता है कि मिट्टी कैसा होगा। फिर फ्लोरा फौना कहाँ कैसा है, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितने रहते हैं, उन सब पे भी डिपेंड करता है। और फिर टाइम, टाइम इसलिए कि कितना थिकनेस होगा सॉइल प्रोफाइल का, क्योंकि 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल बनने में 100 ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, ये फैक्ट है। तो एक आपके पेज नंबर 10 में एक लैंडस्लाइड का केस स्टडी दिया हुआ है, लैंडस्लाइड क्या होता है, और एक केस स्टडी जो पंगी विलेज में हुआ था इन हिमाचल प्रदेश, विच इज़ इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। और फिर वो मिटिगेशन मैकेनिज्म के बारे में दिया हुआ कि क्या क्या मेजर्स लिए जाते हैं टू रिड्यूस द लैंडस्लाइड्स। तो वो आप पढ़ सकते हैं। वैसे हम मिटिगेशन मैकेनिज्म को बता देते हैं कि ये कुछ टेक्निक्स है, साइंटिफिक टेक्निक्स, जिससे लैंडस्लाइड को मिनिमाइज किया जा सकता है। बिल्कुल तो रोका नहीं जा सकता है, कि हर जगह की मैपिंग करना, और जो लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज हैं वहाँ पे बिल्डिंग सेटलमेंट कम कर देना, और यहाँ पे वहाँ पर रहना ही नहीं, वहाँ वो एरिया छोड़ देना। फिर एक रिटेंशन वॉल का कंस्ट्रक्शन करना, जो कि लैंड को स्लिप करने से रोके, जैसा फिगर में दिया हुआ होगा बगल में, जो बुक देखना। और फिर वेजिटेशन बढ़ाना, ताकि मिट्टी को वो अच्छे से पकड़ सके, पेड़ और घास वगैरह जो भी है पकड़े रहे, तो मिट्टी पूरी पूरी सरके ना। और सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल, पानी अच्छे से निकल जाए, जो वर्षा का पानी होता है वो अच्छे से निकल जाए। वो सबसे बड़ा कारण वही होता है लैंडस्लाइड का, कि पानी निकल नहीं पाता है, और पानी बहुत ज़्यादा जम जाता है तो पूरी मिट्टी नीचे गिर जाती है। तो उसको रोकने के लिए अच्छा ड्रेनेज कंट्रोल बनाया जाएगा, तो पानी आराम से निकल जाएगा और लैंडस्लाइड भी कम होगा। अब हम लोग देखते हैं कि डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल क्या होता है, और हम लोग उसको बचाने के लिए क्या क्या कंजर्वेशन मेजर्स उठा सकते हैं। तो सॉइल एज ए रिसोर्स अगर बात करें, तो उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है सॉइल इरोजन एंड डिप्लीशन। और इसका कारण बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल दोनों फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, ये हो गए ह्यूमन रीजन। और नेचुरल फैक्टर्स हो गए रेन वॉश, लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड्स।
तो कुछ सॉइल कंजर्वेशन करने के लिए हम लोगों को मेथड्स दिए हुए हैं, 7 मेथड्स हैं, तो वो हम लोग पढ़ लेते हैं। कि पहला है मल्चिंग। मल्चिंग जो होता है, जो किया जाता है इस तरीके से कि जो 2 पेड़ है मान लो, रोपा हुआ है, जैसे कि प्लॉ किया गया और उसके बाद एक एक मतलब एक तरीके से रोपा जाता है ना, कि मान लो एक चेस का बोर्ड है तो हर कोने पे ही सिर्फ एक प्लांट रोपा जाता है, कतार में रोपा जाता है। तो वो जो 2 प्लांट्स के बीच में गैप होता है उसको एक घास, मतलब उसमें अगर घास उगा दिया जाए, छोटे छोटे बिल्कुल स्ट्रॉ जैसा जो होता है, पतला पतला सोया हुआ, तो उससे मिट्टी में मॉइस्चर रिटेन रहता है, तो पानी कम यूज करना पड़ता है। तो ये भी एक तरीका हुआ। और फिर कॉन्टोर बैरियर्स। कॉन्टोर बैरियर्स में होता है कि जो स्लोपी लैंड होता है वहाँ पे स्टोन या ग्रास या पेड़ वेड़ लगा के छोटे छोटे मतलब एक ये यहाँ पे आप देख रहे होगे कि कॉन्टोर बना हुआ है, ऐसे 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 पहले कॉन्टोर बनाया जाता है, उसी से ये टेरेस बनता है जो हम बता रहे अभी, कि कॉन्टोर ऐसे बनाया हुआ है। तो अगर पानी आया तो पानी रोक के पानी निकल जाता है, और जो कण होते हैं जो मिट्टी के या पत्थर जो भी है, छोटे छोटे मिट्टी के कण होते हैं, वो ऐसे ऐसे जमते जाते हैं, तो जम जाते हैं और फिर ये ऐसा प्लेन वहाँ पे लैंड बन जाता है कुछ दूर तक, और वो टेरेस बाद में बन जाता है। और उस पे ही टेरेस फार्मिंग भी बन बन किया जाता है बाद में। फिर रॉक डैम, रॉक को पाइल करना टू स्लो डाउन द वाटर, ताकि पानी धीरे धीरे निकले और मिट्टी कम कटे। फिर टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग में ये स्टेप्स होते हैं फ्लैट फ्लैट, आप लोग देख रहे हो ऐसे ऐसे, और इन स्टेप्स में ऐसे स्लोप बनाए जाते हैं कि वहाँ पे पेड़ वेड़ रोपा जाए। ये जो देख रहे हो कि आप छोटे छोटे यहाँ पे कुछ कुछ रोपा हुआ है हर में, और इससे पानी भी कम यूज भी होता है और धीरे धीरे पानी नीचे भी चला जाता है, तो इससे सॉइल इरोजन कम होता है। इंटर क्रॉपिंग, की डिफरेंट क्रॉप रोपना इन अल्टरनेट रोज, कि एक रो में मान लो, ये तो काउंटर प्लॉइंग का फिगर है, लेकिन मान लो ऐसे एक रो में धान रोप दिया, एक रो में कुछ और, एक धान तो नहीं, मतलब अलग अलग कुछ कुछ होते हैं क्रॉप्स, वो ऐसे ऐसे अलग अलग में रोपा जाता है टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम द रेनबोस, कि पानी रुक जाए, अगर ये मिट्टी अच्छे से नहीं पकड़ रहा है तो ये वाला मिट्टी अच्छे से पकड़ेगा, इस तरीके से। और काउंटर प्लॉइंग होता है कि जो स्लोप होता है, स्लोप मान लो ऐसे है, तो ऐसे मान लो ऐसे स्लोप है ऐसे, तो ऐसे करके यहाँ पे ऐसे उंगली जैसे है, वैसे वैसे प्लॉइंग करना पैरेलली स्लोप के हिल के, तो उससे एक नेचुरल बैरियर टाइप बन जाता है। मान लो ऐसे है तो नेचुरल बैरियर टाइप बन गया है ऐसे, तो वो पानी मिट्टी, पानी को तो हल्के हल्के निकाल देता है लेकिन मिट्टी को रोक लेता है, और उससे वो टेरेस टाइप भी बन जाता है बाद में। लेकिन काउंटर प्लॉइंग भी किया जाता है टू रिड्यूस सॉइल इरोजन एंड टू कंजर्व द सॉइल। एंड फिर शेल्टर बेल्ट्स, जो कोस्टल एरियाज होते हैं या ड्राई रीजन्स, तो किनारे किनारे पेड़ रोपे जाते हैं, बहुत बड़े बड़े और घने घने, ये वाले जैसे कि हवा जो उसको प्लांटेशन जो किया हुआ है उसको अफेक्ट ना करे, जैसे कि डेजर्ट में गर्म हवा ना ज़्यादा उसमें लगे, या जो कोस्टल एरियाज हैं आंधी वगैरह आते रहती है तो वो ना लगे, इसीलिए चारों तरफ शेल्टर बेल्ट टाइप बनाया जाता है। तो ये भी एक तरीका हुआ सॉइल डिग्रेडेशन को रोकने के लिए। सॉइल तो अब हम लोगों को पता ही होगा कि बहुत तरीके के होते हैं, अलूवियल, ब्लैक, रेड, लैटराइट, डेजर्टिक एंड माउंटेन सॉइल। तो वो अगर अवेले सबको पता हो तो गूगल करके जो जो अगर मिले आप देख सकते हो खोज के कि कैसे मिट्टी होती है। और अब हम लोग आगे जाते हैं।
अब हम लोग आगे देखते हैं वाटर के बारे में। अब वाटर इज ऑल्सो ए रिन्यूएबल natural resource which is very vital for the sustainable life of earth। 3/4 अर्थ का जो सरफेस है वो पानी से कवर्ड है और इसको पानी वाटर प्लैनेट भी बोला जाता है। और सबसे पहले ओशंस में ही शुरू हुआ था लाइफ, जो कि 3.5 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था। आज भी ओशन हमारे अर्थ के 2/3 पार्ट को कवर करता है विच इज़ रिच इन द वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ। और ओशन वाटर सलाइन होता है जो कि ह्यूमन कंजप्शन के लिए फिट नहीं है। और जो फ्रेश वाटर है वो 2.7% ही है सिर्फ, और उसमें भी 70% ग्लेशियर्स और माउंटेन रीजन्स में जमे हुए हैं। तो सिर्फ कहा जाए तो 1% ही फ्रेश वाटर अवेलेबल है जो ह्यूमन यूज़ के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मतलब ह्यूमन यूज़ करते हैं उसका। ये ग्राउंड वाटर ये 1% में आता है, जो ग्राउंड वाटर है, रिवर है, लेक हैं, जो वाटर वेपर है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो सब। अब फ्रेश वाटर इज द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस ऑन अर्थ। वाटर कैन नाइदर बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। इसका टोटल वॉल्यूम हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि पानी हमेशा एक साइकिल में चलता रहता है। ओशन से ऊपर इवेपोरेट होकर बादल बनता है, फिर पानी बन जाता है, पानी गिरता है, फिर ऊपर पानी नीचे से वाटर साइकिल रन करते रहता है, जो सबको पता होगा। तो इसका वॉल्यूम हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा, कभी भी घट या बढ़ नहीं सकता है। अब कहीं कहीं अब पानी कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे पानी नहीं हो रहा है, लेकिन वो अर्थ पे ही अवेलेबल है। और हम लोग सुन रहे होंगे कि जो ओशन का लेवल है वो बढ़ रहा है, तो वो कहीं से पानी आ नहीं रहा है, वो पानी यहीं पे था, लेकिन ग्लेशियर्स में जमा हुआ था एक जगह पे कंडेंस फॉर्म में। ऊपर ऊंचे ऊंचे पहाड़ या जो भी था वो एक जगह पे इकट्ठा था। अब वो पिघल रहा है गर्मी, ग्लोबल वार्मिंग के कारण, इसीलिए पानी का लेवल, समुंदर का लेवल बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर से पानी आ रहा है। और एक हमारे बुक में किनारे फैक्ट दिया हुआ है कि जो नल होता है अगर वो रिस रहा होता है तो एक रिसता हुआ नल 1200 लीटर पानी वेस्ट करता है एक साल में। तो ये बहुत बड़ा नंबर है, इसीलिए हम लोगों को पानी सेव करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये। ह्यूमन जो होता है वाटर का सिर्फ पानी पीने और कपड़ा धोने के लिए इस्तेमाल नहीं करता है, बहुत चीज़ में इस्तेमाल होता है। एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, डैम्स में। और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, फूड का डिमांड बढ़ रहा है, और इसकी वजह से जो पानी की जो कमी हो रही है तो वो बहुत प्रॉब्लम कर रही है। और जो फ्रेश वाटर सप्लाई है वो या तो सूख जा रहे हैं या तो हम लोग उसको पॉल्यूट कर दे रहे हैं, जो पीने लायक नहीं छोड़ रहे हैं। तो अब हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, कैसे कहाँ कहाँ ये प्रॉब्लम है। तो अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, नॉर्थ ईस्ट अमेरिका, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, साउथ अमेरिका और पूरा ऑस्ट्रेलिया, ये सब वाटर शॉर्टेज फेस कर रहा है। और ये सब वाटर स्कार्सिटी के कारण बहुत प्रॉब्लम्स इनको झेलना पड़ रहा है। तो वाटर शॉर्टेज मे बी अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेरिएशन इन सीजनल एंड एनुअल precipitation और द स्कार्सिटी caused by the over exploitation and the contamination of the water resources। इसका मतलब कि पानी का जो कमी हो रहा है ये दो कारण से हो सकता है, या तो कि सीजनल और एनुअल precipitation का चेंज होना,
या पानी यहाँ पे इस साल मतलब कि मानसून यहाँ इस समय आती है, यहाँ इस समय आती है, उसके वजह से हो सकता है कि पानी का शॉर्टेज कहीं पे कभी फेस करना पड़ रहा हो, या फिर कि हम लोग उसका ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हो, या और जो भी पानी के पीने वाले अच्छे सोर्स थे उसको हम लोगों ने कंटामिनेट कर दिया है। तो ये दो कारण हो सकते हैं कि हम लोगों को वाटर अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम हो रही है। अब कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, access to clean and adequate water sources is a major problem facing the world today. Steps have been taken, बहुत सारे steps लिए गए हैं कि इसको रोका जा सके। और चूंकि मतलब पानी रिन्यूएबल रिसोर्स होने के बावजूद अगर इसका ओवर यूज़ किया जाए, उसको पॉल्यूट कर दिया जाए, तो यूज़ करने के लिए अनफिट हो जाएगा ये। तो डिस्चार्ज जो अनट्रीटेड और पार्शियली ट्रीटेड स्वीज का होता है, और जो एग्रीकल्चर केमिकल्स होते हैं, ये सब फेंके जाते हैं जो पानी में, मेटल्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह, इस सब वजह से ये प्रॉब्लम आज हो रही है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, और जो पानी के रूप में हमारे ही बॉडी में आता है, तो ये सब हम लोगों को ही प्रॉब्लम करेगा। फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन cover slow the surface runoff and replenish underground water। तो वेजिटेशन और फॉरेस्ट एक तो उपाय हो गया। वाटर हार्वेस्टिंग अनदर मेथड, क्योंकि वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में कि एक फैक्ट है दिया हुआ बुक में कि अगर ऑन एवरेज अगर 2 घंटे पानी होती है और हम लोग वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं अपने घर में, तो 8,000 लीटर पानी बचाया जा सकता है और उसको बाद में यूज किया जा सकता है। टू कुक फूड, इरीगेट वगैरह बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। और फिर कुछ और एग्जांपल्स हैं कि स्प्रिंकलर का यूज़ करना इरिगेट करने के लिए, ड्रिप सिस्टम का यूज़ करना इरिगेशन के लिए, और ये सब तरीके हैं जिससे कंजर्व किया जा सकता है वाटर रिसोर्सेज को, जो बहुत ही वैल्यूएबल है। ये सबको समझना पड़ेगा। और फिर अब है नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ क्या होता है। तो इसमें एक केस स्टडी दिया हुआ है कि some school children were visiting an exhibition on handicrafts. The articles in the exhibition were collected from different parts of the country. Mona picked up a bag and exclaimed, "This is a beautiful handbag." "Yes, it is made from jute," the teacher said. "Do you see those baskets, lampshades, and chairs? Those are made of canes and bamboos. In the eastern and the northeastern humid regions of India, bamboo grows in plenty." Jassy was excited to see a silk scarf. "See this beautiful scarf," the teacher explained, "that silk is obtained from silkworms and bred on mulberry trees." The children understood that plant provide us with many different products that we use in day to day of our life. तो ये दिया हुआ एग्जाम्पल कि स्कूल के बच्चे एग्जीबिशन में विजिट कर रहे हैं, वहाँ पे जो सिखाया जा रहा है उन लोगों को दिखाया जा रहा है कि कैसे नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ हम लोगों को बहुत चीज़ प्रोवाइड करता है और ये कितनी वैरायटी है इसमें, तो उसको हम लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। बेसिकली यही इंटेंट है उसके पीछे। तो अब हम लोग देखते हैं नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ बहुत ही कम एरिया में होता है, जो लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और बायोस्फेयर के बीच में होता है, जो हम लोगों ने पढ़ा होगा। ऐसे पिछले क्लास में हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये 3 स्फेयर्स हैं, तो ये जो कॉमन रीजन है, ये वाला जो कॉमन रीजन है, बस इसी में लाइफ सस्टेन कर सकता है, और ये बायोस्फेयर है। और बायोस्फीयर में हम लोग भी आते हैं और सारे स्पीसीज आते हैं, और जो भी इस दुनिया में
जीव हैं वो सब आते हैं और वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर सर्वाइवल। तो उस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को इकोसिस्टम कहा जाता है। तो वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ बहुत वैल्यूएबल रिसोर्स है। प्लांट हम लोगों को टिम्बर, शेल्टर एनिमल के लिए, ऑक्सीजन हम लोगों के लिए, सॉइल को प्रोटेक्ट ग्रो करने के लिए एसेंशियल है। फिर अंडरग्राउंड वाटर को स्टोर करने में मदद करता है, फ्रूट देता है, नट देता है, ऑयल, गम, मेडिसिनल प्लांट्स, पेपर जिस पे हम लोग पढ़ रहे हैं अभी सब लोग, वो और बहुत सारे यूज़ हैं। फिर वाइल्ड लाइफ में जो एनिमल्स, बर्ड्स होते हैं और जो एक्वेटिक लाइफ के फॉर्म होते हैं, एक्वेटिक लाइफ फॉर्म होते हैं, वो हम लोगों को मिल्क, मीट, हाइड, ऊल, पॉलिनेशन में मदद करते हैं, डिकम्पोजिंग में मदद करते हैं इकोसिस्टम में। ये जो स्कैवेंजर है, जो वल्चर, ये मरे हुए आदमियों को मरे हुए जीव जंतुओं को खाता है। वो एक तरह से क्लींजर का काम करता है इन द एनवायरनमेंट। तो कोई भी जानवर हो, अच्छा हो खराब हो, सबका एक वाइटल रोल है इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द इकोसिस्टम। वो हम लोगों को समझना पड़ेगा सब कि हर जीव जरूरी है, या वो चींटी हो या कोई कीड़ा, मक्खी, मच्छर, सब किसी न किसी तरीके से वो हेल्प करते हैं इकोसिस्टम को बैलेंस करने में। हो सकता है ये मच्छर, कीड़ा वगैरह मतलब हम लोगों को तंग करे, लेकिन हम लोगों को इसके रहने के लिए भी जगह छोड़नी चाहिए। ये हमारे घर में इसलिए आ जाते हैं क्योंकि इनके रहने के लिए हम लोगों ने जगह ही नहीं छोड़ा है। जो वाइल्ड लाइफ है उन लोग वही नहीं छोड़ा है हम लोगों ने, तो वो परेशान करेगा ही। इसलिए सबका इम्पोर्टेंस है, सबका, चाहे वो कुछ भी हो, किसी ना किसी तरीके से होता ही है, छोटा हो बड़ा हो, लेकिन होता तो है। अब है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। अब कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड में, तो 4 मेजर ग्रुप्स में बांटा गया: फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स एंड टुंड्रा। फॉरेस्ट हुआ जो बड़े बड़े, जहाँ पे बहुत पानी उन लोगों को मिलता है और बड़े लंबे लंबे पेड़ वगैरह होते हैं। जहाँ पे कम पानी मिलता है मॉडरेट लेवल पे, वहाँ पे सिर्फ खेती वगैरह हो पाती है, वो ग्रासलैंड हुआ। जहाँ पे बहुत ही कम पानी होता है वो स्क्रब्स हुआ, जो कांटेदार पेड़ वगैरह वहाँ उगते हैं, जो रेगिस्तान एक तरीके से हुआ। और फिर जो पानी में उगता है, जो ठंडी एरिया में, पोलर रीजन में जो मॉस और लीचेन, जो काई वगैरह, जो लीचेन वगैरह उगता है, उसको टुंड्रा वेजिटेशन कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कंजर्व कैसे किया जा सकता है नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को, क्योंकि जैसे जैसे नंबर हम लोगों का बढ़ रहा है, बहुत बड़ा बड़ा एरिया फॉरेस्ट का काटा जा रहा है क्रॉप्स उगाने के लिए। उसकी वजह से पूरा इकोसिस्टम इनबैलेंस होते जा रहा है कि अभी के डेट में भी। लेकिन अभी भी हम लोग उसको बैलेंस कर सकते हैं अगर हम लोगों ने अभी राइट नाउ एकदम एक्शन लेना शुरू कर दिया, सब लोगों ने अपने अपने लेवल पे। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, इसमें है कि changes of climate and human interfaces can cause the loss of natural habitats for the plants and animals. Many species have become vulnerable or endangered, and some are on the verge of the extinct. तो deforestation, soil erosion, construction activities, forest fires, tsunami and landslides are some of the human and natural factors which accelerate this process. जो climate change हो रहा है उसकी process को accelerate करता है। और जो वाइल्ड लाइफ जो इंडेंजर्ड हो रहा है, एक्सटिंक्ट होने के वर्ष पे, उसमें कुछ रीजन्स इलीगल ट्रेड भी है, जो स्किन, नेल, टीथ, हॉर्न्स के होते हैं। और कुछ उस एग्जांपल्स हैं जिन एनिमल्स का ये होता है,
मतलब जिन एनिमल्स के स्किन और टीथ बेचे जाते हैं, हॉर्न्स वगैरह, वो हैं लायन, टाइगर, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, राइनोसोरस, स्नो लियोपार्ड, ऑस्ट्रिच एंड पीकॉक। तो these can be conserved by awarening increasing awareness। तो ये सब बहुत गलत काम है ये सब करना। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मेड टू प्रोटेक्ट द नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये सब कुछ कुछ मेजर्स लिए जा रहे हैं टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल वेजिटेशन। लेक्स का, क्रीक्स का, वेटलैंड्स का भी कंजर्वेशन ज़रूरी है। There is a balance in the environment if the relative number of species is not disturbed. Human activities in several parts of the world have disturbed the natural habitats of many species, which leads to the extinction, or they are on the verge of the extinction। और तो ये सोशल फॉरेस्ट्री वगैरह के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है, जैसे कि वन महोत्सव है, जो कि हम लोगों को कम्युनिटी लेवल पे स्कूल में इनकर मतलब रीजनल तरीके से ये सब मनाया जाना चाहिए। स्कूल के बच्चों को इनकरेज करना चाहिए नेचर कैंप्स घुमाने के लिए, दिखाने के लिए कि कितने तरीके के हम लोगों को वैरिड स्पीसीज़ हैं हम लोगों के अर्थ पे। तो और बहुत सारे कंट्रीज़ में तो लॉ भी पास किया जा रहा है फॉर द टू रिड्यूस द ट्रेड ऑफ द बर्ड्स एंड एनिमल्स। जैसे कि इलीगल है इंडिया में लायन, टाइगर, डियर और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, पीकॉक्स को मारना। और एक इंटरनेशनल कन्वेंशन भी बनाया गया है, साइट्स जिसका नाम है, जिसका फुल फॉर्म है द कन्वेंशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। तो ये इंश्योर करता है कि इंटरनेशनल ट्रेड ना हो इन वाइल्ड एनिमल्स का, जो कि सर्वाइवल मतलब जिससे उनके सर्वाइवल पे मतलब कुछ दिक्कत ना आए। 5000 स्पेसीज और एनिमल्स के 28,000 प्लांट्स के प्रोटेक्टेड हैं। बियर्स, डॉल्फिन्स, कैक्टी, कोरल्स, ऑर्चिड्स एंड अलोएज आर सम एग्जांपल्स। तो ये सब तरीके अपनाए जा रहे हैं, जैसे कि बायोस्फीयर रिजर्व बनाया जा रहा है, नेशनल पार्क बनाया जा रहा है। बायोस्फीयर रिजर्व का ये आप देख सकते हो कि बायोस्फीयर रिजर्व का ये डेफिनेशन है, और ये नेशनल पार्क का, ये भी आप लोग याद कर लेना। ये सब बनाया जा रहा है, मतलब अवेयरनेस बढ़ाया जा रहा है, और सरकार भी कुछ कुछ कर रही है, लेकिन ये इनफ नहीं है। हम लोगों को और भी करना चाहिए टू प्रोटेक्ट आवर रिसोर्सेज। तो यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। अब सबको इसका क्वेश्चन आंसर करना है, खुद से नोट्स करेंगे इस बार सब लोग। सबको अपना अपना नोट्स बनाना है, छोटा ही हो लेकिन फेयर के पहले नोट्स होना चाहिए, फिर क्वेश्चन आंसर होना चाहिए, और सबको याद करना है। वैसे फिर क्वेश्चन आंसर भेज दिया जाएगा एक सप्ताह के बाद, मतलब जो रूटीन दिया गया है आप लोगों को एक सप्ताह का, उसके 2 सप्ताह के बाद हो सकता है कि 2-2 चैप्टर का सबका फिर आंसर भेज दिया जाए, सब लोग बना लेना फिर। तो अब अगला चैप्टर है, इसमें मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। उसको सब लोग रीडिंग डाल सकते हैं अगर फ्री टाइम हो तो, नहीं तो इसको ही 2-3 बार रीडिंग डालें, सबको पढ़ना है खुद से और सारा चीज़ याद करना है। तो यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। अब अगले लेक्चर में